नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नोट पर चोट से वोट की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम मानते हैं कि नोटबंदी पर सरकार के फैसले के बाद राजनीति हो रही है, जबकि ऐसे में राजनीति की कम और जागरूकता की जरूरत ज्यादा है। आज इसीलिए ताल ठोक के हम एक स्पेशल एडिशन लेकर हम नोटबंदी के फैसले के बाद आज सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। 2 दिन के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके ठीक पहले देश में एक अघोषित गठबंधन खड़ा हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां आम लोग तमाम परेशानियों के बावजूद काले धन के खिलाफ एकजुट हैं, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। जी न्यूज मानता है कि यह देश के लिए निर्णायक मौका है, घबराने का नहीं, समझदारी से काम लेने का मौका है। हो सकता है आपको अपने इलाके में इन दिनों बाजारों में, दुकानों में उतनी रौनक दिखाई ना पड़ रही हो, लेकिन इनके अलावा भी कुछ दुकानें होती हैं। ये वोट की दुकानें होती हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काले धन के खिलाफ कड़े कदम से वोट की ऐसी दुकानों पर ताला लग जाने का खतरा है? क्या मुस्लिम, दलित, पिछड़े के नाम पर सजाई जाने वाली दुकानों के सामने अब शटर डाउन का खतरा है? प्रधानमंत्री ने गोवा से गाजीपुर तक अपने भाषणों में जब जब नोटबंदी का जिक्र किया, कई बार गरीबों के हक की बात की। जी न्यूज ये मानता है कि काले धन की वजह से किसी मुस्लिम, दलित, किसी पिछड़े का नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चलते देश के गरीबों का, देश के मध्य वर्ग का हक मारा जाता है। आज इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के इस कदम से मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट का सौदा करने वालों की दुकानदारी को खतरा हो गया, इसलिए महागठबंधन की आवाज लगाई जा रही। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोद लेंगे कि नहीं खोदेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गड्डी में डाल दिया। वो कई रोल खुद ही करते हैं। नॉर्मली फिल्म में अलग अलग रोल होते हैं, हीरो का रोल होता है, विलन का रोल होता है, कॉमेडियन का रोल होता है। वो तीनों रोल उन्होंने अच्छी तरह से कल गोवा में निपटाया। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या नोट पर चोट से वोट की दुकानों के बंद होने का खतरा है? दूसरा सवाल, क्या काले धन पर सख्ती के बाद पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों की सियासत करने वाले सदमे में हैं? देखिए, इसके पीछे यही है कि नेताओं के पास ब्लैक मनी है, इनके कार्यकर्ताओं के पास ब्लैक मनी है। रीजनल पार्टी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये तो एक तरह से दुकान की तरह चलाते हैं, लूट खसोट का इनका काम है। तो इन सबको समस्या है। मैं यही कहूँगा वे और शासन के और चीज़ों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री के फैसले के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। तीसरा सवाल, आखिर क्यों काले धन पर मोदी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है? चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बेईमानी वाली सियासत बंद करा दी? साठ वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की। क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए।
और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, ऐसा क्यों है कि इंडिया काले धन के खिलाफ एकजुट है और विपक्ष मोदी के खिलाफ? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए पैनल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश के नेता है, वो भी हमारे साथ आज ताल ठोक का हिस्सा बन रहे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं अभय दुबे साहब, देश काले धन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं। काले धन के ही खिलाफ क्यों नहीं महागठबंधन बना लिया आप लोगों ने? हाँ रोहित जी, देखिए समूचा देश त्राहिमाम कर रहा है, कतारबद्ध होकर खड़ा है। पैसे के अभाव में किसी का बच्चा दम तोड़ रहा है, किसी की शादियां टूट रही है, किसान रबी की फसल की बोनी के लिए बीज के पैसों के लिए त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार जिसको बड़ा बहुमत मिला, उसे लगा कि ये सारी अतिवादी कार्रवाई के लिए उसको इतना बड़ा बहुमत मिला, उसने उसके लेजिटिमेट धन को, उसके संवैधानिक धन को कागज के टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मैं आग्रहपूर्वक भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कठिन बहुत है मगर शायद वो जवाब देंगे उसका। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2014 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 61,000 ट्रांजैक्शन सस्पिशियस पकड़े गए हैं और 3 लाख से अधिक प्रकरण फेक मनी के बने हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो जो करेंसी है जिसमें फेक मनी को पंप किया गया है, उस करेंसी को बदल दे। सरकार ने जनवरी 2014 में ये निर्णय लिया, जब 12,82,000 करोड़ रुपए की मुद्राएं प्रचलित थी, कि उसमें से 3,61,000 करोड़ की करेंसी हमको बदलनी है। जनवरी 23 को ये नोटिफिकेशन इशू किया कि 3 महीने की हम विंडो देते हैं, 3 महीने बाद से आप उस करेंसी को बदलना प्रारंभ कर दीजिए। उस 3 माह के बाद मोदी सरकार सत्ता में आई। उस मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर वो विंडो को उन्होंने तत्काल बंद नहीं किए नोट, वो विंडो बढ़ाते बढ़ाते जून 2016 तक किए और लगभग 3,61,000 नोटों को, करेंसी को इस देश में से बदल दिया गया, जिसमें से फेक मनी बाहर हो गई, जिसमें से ब्लैक मनी को बाहर कर दिया। यही तो आग्रह देश कर रहा था। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन की लड़ाई के खिलाफ सब एक साथ हैं। मैं बधाई देता हूं, सुभाष चंद्रा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री जी सारे राजनीतिक दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो इसीलिए तो देश आग्रह पूर्वक उनसे निवेदन करता है कि प्रधानमंत्री जी, इन परिस्थितियों का सामना देश को करना पड़ रहा है। आप उसी योजना को जो मनमोहन सिंह जी ने लागू की थी और आपने कंटिन्यू किया, उसको भी अगर कंटिन्यू कर देंगे तो आज, क्योंकि 86% लिक्विडिटी उन बड़े डिनोमिनेशन की थी 500 और 1000 के नोटों की प्रधानमंत्री जी, तो छोटे छोटे आदमी के पास वो 500 और 1000 रुपए हैं, उसको अगर परेशानी से निकालना है तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है जो पहले भी आपने अपनाया है। लेकिन सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार और प्रसिद्धि पाने के लिए किया है तो ये बहुत अफसोसजनक है। गलतियां सबसे होती है प्रजातंत्र में, उसको स्वीकार करें और सुधार कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार हैं, मगर परेशानियों से इस देश के नागरिकों को निकालिए, इसका अंत नहीं है। नहीं तो ये 50 दिन का निर्णय भारत को 50 वर्ष पीछे धकेल देगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आया सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप सरकार के साथ हैं या आप सरकार के खिलाफ हैं? आपको फैसला पसंद है या आपको फैसला नापसंद है? आप महागठबंधन काले धन के खिलाफ बना रहे हैं, देखिए आप महागठबंधन सरकार के खिलाफ बना रहे हैं संसद के सत्र के लिए? रोहित जी, आपको क्या लगता है कि ये डिमोनेटाइजेशन एक बार कर देने से समस्या का समाधान हो गया? आप स्टडी करिए रिपोर्ट्स को, आपको फ्रीक्वेंटली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करेंसियां बदलनी पड़ेगी। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर नहीं जाएंगे तब तक ये समस्या रहेगी। जो पड़ोसी देश हैं
जैसी मनोवृत्ति उनकी है वो पंप करते रहेंगे फेक करेंसी को। तो आपने जो हायर डिनोमिनेशन का नोट निकाला उस पर बाद में बहस करेंगे, लेकिन ये आपको लगातार रोहित जी करना पड़ेगा। और ये आज की नहीं, पहले से रिपोर्ट्स है जिसके आधार पर 23 जनवरी 2014 को इस पर काम करना प्रारंभ किया और भविष्य में भी आपको करना होगा। एक तथ्य का और खुलासा करता हूं कि जितने इस मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 12 लाख फेक करेंसी के प्रकरण आए हैं, उसमें 1000 के नोट से ज्यादा प्रकरण 100 रुपए के नोट के हैं, आप जानते हैं। तो भविष्य में आपको 100 रुपए का नोट भी बदलना पड़ेगा। 50 रुपए के नोट के भी कुछ प्रकरण हैं, अगर आरबीआई चाहेगा तो वो भी बदलेगा। जिस प्रकार हमने 14 में निर्णय लिया और 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक सारे बदल दिए, आज नहीं, इस करेंसी को जारी होने के कुछ अंतराल के बाद आपको फिर से ही निर्णय लेना पड़ेगा, तब भी क्या ये परिस्थितियां निर्मित होगी। तो इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि काले धन के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ें, लेकिन उसका तरीका वही हो जो सब लोगों के सर्वमान्य हो, अर्थशास्त्रियों को सर्वमान्य हो। ठीक है सर, ऐसा नहीं कहना चाहता, क्योंकि कई बार लोकप्रिय निर्णय दो ऐसे लोग हैं सर, जिनमें से एक अर्थशास्त्री हैं और एक सामान्य नागरिक हैं। मैं उन दोनों से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, फिर मैं श्रीकांत शर्मा से आपके सवाल का जवाब लूंगा। मौलाना, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप उनकी बात समझ पाए हो। नहीं, हम तो खैर नहीं समझ पाए। हमारी तो समझ में एक ही बात आई है। देखिए दुबे साहब, मैं एक बात बता दूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि गलती उसी से होती है जो काम करता है, निकम्मों से गलतियां नहीं होती। अगर ये निर्णय ठीक नहीं था, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर ये निर्णय नरेंद्र मोदी का ठीक नहीं था, बीजेपी सरकार का ठीक नहीं था, एनडीए सरकार का ठीक नहीं था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? 4 दिन हो गए, रोड पे उतर के आपके एहतजाज क्यों नहीं किया आपने? दंगा फसाद मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला कि वो पैसा सबके पास रखा हुआ है, सब चेंज कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। किसी को गरीबों की नहीं पड़ी है कि बैंकों में अगर लंबी, एक सेकंड आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, कोई पानी पिलाने के लिए उनको नहीं जा रहा है, कोई खाना खिलाने उनको। एक निर्णय अच्छा आया है कि ब्लैक मनी, जो करोड़ों रुपया जिनके घरों में दबा पड़ा है, वो लोग भूखों मर रहे हैं, अगर उनको एक सामान लाइन में ला करके खड़ा करने का अगर बीजेपी ने कोशिश की है, तो मैं समझता हूं इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बात जो कल परसों कही है गोवा में कि 50 दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 70 साल बर्दाश्त किए तो 50 महीने बर्दाश्त, 50 दिन बर्दाश्त करने में, जब उन्होंने ये कहा कि 50 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर हम गलत हैं तो हमें बीच चौराहे पर खड़े होकर के जो सजा चाहे हिंदुस्तान की पब्लिक दे दे। इतना साहस होना चाहिए किसी को बोलने के लिए। खाली लाइन में लग के नोट बदलने से तमाशा नहीं होता। वहाँ मीडिया कहाँ से आई जहाँ आपका नेता खड़ा हुआ था? कैसे मीडिया वहाँ पहुँच गई? लाइन में खड़े होते तो ऐसी जगह जाते जहां कोई देखता ना आपको, फिर हम बहादुर समझते। गाली देने से किसी से कुछ नहीं होता है। एक निर्णय लिया गया है, सबको समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से हवाएं उड़ाई जा रही है कि साहब यूपी के चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं। हमें ये नहीं पता कि क्या अपनाया गया क्या नहीं अपनाया गया, लेकिन उन लोगों की नींदें जरूर हराम हो गई हैं जिन्होंने हमारे पेट काट करके, गरीबों के पेट काट करके वोट की राजनीति करने के लिए रुपया जमा कर रखा था। आज वो परेशान जरूर हैं। ठीक है सर, मैं, उन्होंने कहा अर्थशास्त्रियों से पूछ लीजिए, तो मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद श्रीकांत जी और राजीव रंजन के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां खुद भी कंफ्यूज हैं असल में, और विरोध कई जगह तो केवल इसलिए हो रहा है कि विरोध करना है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया, या हम विपक्ष हैं तो हमारा काम है विरोध करना, चीज़ अच्छी हो या बुरी हो इसको बाद में देखेंगे, पहले विरोध कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज गुरु पूर्णिमा है, सबको चांद अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें दाग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज कहने का मतलब ये है कि आम आदमी का अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये कदम अच्छा है, हम खड़े होंगे, कष्ट उठाएंगे, लेकिन देश के लिए अच्छा है। आज अगर सारी जनता रूलिंग पार्टी के डिसीजन का समर्थन कर रही है तो अपोजिशन को भी तो मुद्दा चाहिए। अगर जनता मुद्दा नहीं समझ पा रही है तो उनको मुद्दे दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, नहीं तो उनका राजनीति में रोल क्या है। आज वो मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसका इकोनॉमिक पहलू देखें, जिस तरह से, मैं ये पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से, इस देश में एवरेज सैलरी एक ईमानदार आदमी की कितनी है, और कोई भी घर 50 लाख से नीचे नहीं है। ईमानदार आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इस देश में घर नहीं खरीद सकता। ये रेट क्यों बढ़े? क्या कारण थे? कौन लोग 50 लाख में घर खरीदते थे? आज इसके बाद पहला कसर क्या हुआ?
लोगों का पहला रिएक्शन ये है कि साहब रियल एस्टेट के दाम गिरेंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी से जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा था वो रुकेगा। दूसरी बात, जो लोग ब्लैक मनी होर्डिंग करके कमाते थे उन पे लगाम लगेगी। टैक्स रेवेन्यू, जो पैसा आज आपके बिस्तरों और दरवाजों के पीछे दबा था, अगर वो इकोनॉमी में आता है, मैं एक स्मॉल कैलकुलेशन कर रहा था, इस देश का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज करीब 1 लाख करोड़ सालाना बढ़ेगा। उससे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो कहां जाएगा? आपके एजुकेशन में जाएगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा, बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम एक इकोनॉमिक एनालिसिस करके पूरी कैलकुलेशन करके बताइए तो सही नुकसान कहां हो रहा है इस देश का। तब तो हम प्रधानमंत्री को कहें कि साहब ने डुबा दिया देश को। ठीक, आप कम से कम कैलकुलेशन तो दिखाइए। आप लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे एविडेंस नहीं दिख रहा है, और यही कारण है कि जनता आपके साथ शायद जुड़ना नहीं चाह रही है। ठीक है, और जो लंबी कतारों की आप बात कर रहे हैं, मैं वो भी बता दूं सर, जितने लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, झुग्गी झोपड़ी में, रिक्शे वालों में सबको 4-4 हजार रुपए देके कहा आप इसको बदल लाओ, जो बदलवा के ले आएगा 200 रुपए उसको पर दिन की दिहाड़ी या मेहनताना दिया जाएगा। लाइनें इसलिए कम नहीं हो रही हैं, इसलिए नहीं कि जिसको चाहिए वो लगा हुआ है। आज लोग हर तरह का हटकंडा अपना रहे हैं कि ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाए। आम आदमी की चिंता किसी को नहीं है, और कम से कम ब्लैक मनी वाला तो आम आदमी की चिंता नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं श्रीकांत शर्मा आपसे पूछ रहा हूं, जो बेसिक सवाल उन्होंने उठाए, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई और आयोजन है, कोई किसान है जिसको फसल के समय ऐसे समय पे पैसे की जरूरत है, उन लोगों के लिए क्या रास्ता है? उनके लिए क्या सरकार ने सोचा नहीं, या फिर राजनीतिक पार्टियां सोचने दे नहीं रही उनको कि जो फैसले आपके लिए लिए जा रहे हैं उनको ना सुनिए, केवल वो सुनिए जो हम बता रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं, जो थोड़ा 30 सेकंड मुझे ज़्यादा समय दे दे, सबको सुना है, सबका जवाब मुझे देना है। 2014 में देश की जनता ने, क्योंकि उस समय वातावरण था, थोड़ा निराशा थी लोगों में, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और दोनों ही मोर्चे पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत उम्दा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। जब उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, इंची टेप लेकर प्राइम मिनिस्टर का सीना नापते थे, 56 इंच का कहाँ है, बताओ दिखाओ। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब इन्होंने उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए, सबूत दो। नंबर 2, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम प्राइम मिनिस्टर ने चालू की है, कि युद्ध का ऐलान किया है, और ये जंग का ऐलान रोहित जी उनके खिलाफ है जो एक इस देश के अंदर नकली नोटों का कारोबार करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, और जिन्होंने इस देश के गरीब के हक का जो पैसा है वो अपने बेडरूम में रखा है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है, देश के लोगों की लड़ाई है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग जो जनता का हवाला दे रहे हैं, आम जनता का हवाला दे रहे हैं, जहां जनता इस लड़ाई में प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है, वहीं ये प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं। जहां तक आपने किसान की बात की है, बिल्कुल आज सरसों की बुवाई चल रही है, आलू की बुवाई बहुत हद तक पूरी हो गई है, लेकिन कहीं कहीं आलू की बुवाई होनी है। गांव के किसान के पास आज आप जिनका जितना पैसा आपके घर में है वो आप जमा करा सकते हैं, कोई टैक्स उस पर नहीं है। आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और गांव के अंदर लंबी लंबी लाइनें भी नहीं है, क्योंकि वहां जरूरतमंद जो व्यक्ति है वही लाइन में है। दिल्ली की तरह नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री वालों ने, अन्य लोगों ने भी अपने नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा दी हैं। तो गांव की चिंता ये कांग्रेस के मित्र ना करें। जिन्हों लोगों ने इस देश में कमीशन का काम किया है, वो एक मिशन पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोयले में कमीशन खाया, जिन्होंने 2G में कमीशन खाया, जिन्होंने किसान के लोन में कमीशन खाया, जिन्होंने LPG की सब्सिडी में कमीशन खाया, जिन्होंने गरीब की पेंशन में कमीशन खाया। तो कमीशन खोर जो पार्टी है वो कम से कम मिशन पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर की आलोचना ना करे। वो देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, ये विपक्ष के लोग मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, देश की जनता आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़ी हुई। ठीक है, राजीव रंजन सर, एक राजीव रंजन जी सवाल ले लूं, बहुत देर से वो बैठे हैं हमारे साथ। अभय जी उसके बाद आप बोलिएगा, शुरुआत मैंने आप ही से की थी। राजीव रंजन जी, पहले दिन जिस दिन ये फैसला हुआ, इस देश के राजनीतिक गलियारे में पहले आदमी थे नीतीश कुमार, जिन्होंने इस फैसले की तारीफ की। मेरी जानकारी में उन्होंने खुल के कहा कि बड़ा अच्छा फैसला। लेकिन 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों का स्टैंड बदल रहा है? नहीं, हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी, आतंकवाद का सवाल हो, काला धन का सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो, GST का सवाल हो, नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया और पूरी पार्टी
केंद्र के साथ इन फैसलों में साथ रही है। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम का दौर हो या उसके बाद जिन मुद्दों की ओर मैंने देश का ध्यान आकृष्ट किया है, इन सवालों पर जनता दल यूनाइटेड का यही मानना है कि ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों पर एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें जनता दल यूनाइटेड ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। जहाँ तक इस 2-3 दिनों के अंदर स्टैंड बदलने का सवाल है, पार्टी का स्टैंड आज भी जो डीमोनेटाइजेशन को लेकर के कल था वही आज भी है। हमारा बस ये कहना है कि जनता की तकलीफ़ें कम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते थे, जो कदम उठाए जा सकते थे, वो कहीं ना कहीं नहीं वो ध्यान में रहे हैं। और एक मुकम्मल तैयारी के साथ इतने बड़े फैसले का ऐलान अगर होता तो निश्चित तौर पर जो कुछ मौतें हुई हैं क्यू में रहने वाले लोगों की या शादी के मौसम में जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि कई जगहों पर जिस लड़की की शादी होने वाली है वो भी क्यू में दिखी है, तो इन सारी चीज़ों का को एंटिसिपेट करना, इनका पूर्वानुमान करना और उनके आधार पर चाहे वो रिकैलिब्रेट करने का सवाल एटीएम मशीन्स का हो, उनके अंदर जो 500 और 2000 के नोट्स के स्लॉट को लेकर के जो प्रॉब्लम आया, जो करेंसी की अवेलेबिलिटी को लेकर के परेशानियां हुई, ट्रकों को लेकर के जो इंतजामात थे वो कमज़ोर थे, तो इन प्रिंसिपल इस फैसले के साथ पूरी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। और नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल कहा था कि शुरुआत में परेशानी थोड़ी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के काला धन पर ये एक बड़ा प्रहार है और उन्होंने इस फैसले को एक साहसी कदम की संज्ञा भी दी। हमारा बस ये कहना है कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का यकीन नहीं है, लेकिन जनता की कठिनाइयों के साथ सरोकार राजनीतिक दलों का रहेगा। लोकतंत्र में जनता की भूमिका सर्वोपरि है और इसीलिए उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ऐसे फैसले को अमली जामा पहनाने के पहले इसका ध्यान जरूर मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को करना चाहिए था। तो आप इस महागठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है जो इस फैसले के विरोध में बन रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, वाम दल है? नहीं, अभी ऐसे फैसले, अभी ऐसे किसी फैसले के साथ जनता दल यूनाइटेड का कोई साबका नहीं पड़ा है और अभी तक कोई जुड़ाव की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। बुलाते हुए पार्टी का स्टैंड बिल्कुल काला धन के सवाल पर केंद्र के फैसले के साथ हम हैं और जनता की कठिनाइयों के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कदम जरूर उठाइए कि उनकी कठिनाइयां, 50 दिन काफी लंबा वक्त होता है, ये इकोनॉमी की सेहत के लिए भी खतरनाक संकेत है और दूसरी तरफ आम जनता की कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। इन दो बिंदुओं पर जरूर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी किसी महागठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय जनता दल यूनाइटेड ने नहीं लिया है। ठीक, आप कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है, आप फैसले के साथ हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ये मांग कर रहा है बिना ये तय किए कि वो इस महागठबंधन का हिस्सा अभी होगा या नहीं होगा। परेशानी यहां है कि हमारी वोट की दुकानें बंद हो जाएंगी, या फिर परेशानी यहां है कि पुलिस का सायरन बजता है तो हड़बड़ी किन लोगों में बजती है? सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में बजती है जिन्होंने चोरी कर रखी हो। तो क्या राजनीतिक दल इसलिए घबरा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अचानक इसलिए पैनिक बटन दबा रहे हैं, ममता बनर्जी इसलिए इसे ड्रैकोनियन फैसला बता रही हैं और मायावती इसीलिए तिलमिला रही हैं।